हेलो, वेलकम टू जर्नी एपिसोड 25, जो हम काफ़ी अरसे बात कर रहे हैं। एक अपनी ही फिल्म के बारे में बात करने का जी कर रहा है। मेरी एक फिल्म है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। वो फिल्म है एक नया रिश्ता। ये फिल्म सब जगह रिलीज भी नहीं हुई थी और इसकी एक तरह से जिसे एप्रिसिएशन कहते हैं वो भी नहीं हो पाया कई हादसों की वजह से, जबकि फिल्म बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी। ये 1982-83 की बात है। मेरी एक फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। फिल्म थी स्टार। बहुत ही बड़ी फिल्म थी उस वक्त की। मैं उसे डायरेक्ट कर रहा था। विद्दू जो म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उसमें रति अग्निहोत्री, कुमार गौरव और राज किरण काम कर रहे थे। विद्दू का ही म्यूजिक था उसमें। बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी। कुछ उसका मिजाज शायद मेरे जैसा नहीं था, कुछ शायद बहुत उम्मीदें जो की गई थी उसके म्यूजिक से उस वक्त उतना एप्रिसिएशन नहीं हो पाया। फिल्म चली नहीं। दो बहुत बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई थी एक ही दिन। एक हमारी थी और एक जितेंद्र साहब की फिल्म थी। उस फिल्म का असर यह हुआ कि मेरा करियर जो बहुत असेंडिंग करियर चल रहा था, बड़ी बड़ी फिल्में मेरे लिए ऑफर आती रहती थी, वो सब सडनली रुक गई। जो फिल्में बननी शुरू हो चुकी थी वो भी अटकने लगी, डगमगाने लगी। बहुत सी फिल्में बंद हो गई। बहुत से प्रपोजर्स, फाइनेंसर्स जो मुझे आते रहते थे वो कन्नी काटने लगे। मैं उन दिनों कुछ ऐसा मेरा माइंड हो गया था कि मैं प्रोड्यूस करने के मूड में नहीं था। हालांकि मेरी पहली दो फिल्में मैंने डायरेक्ट तो की ही थी, प्रोड्यूस भी मैंने ही की थी एक बार फिर, और ये नज़दीकियाँ। ऐसे में मैं जो ये नज़दीकियाँ कि मेरे वर्ल्ड राइट कंट्रोलर थे, फाइनेंसर, उनके पास गया और उनसे मैंने पूछा कि मेरी पोजीशन क्या है फाइनेंशियली, मतलब मुझे कोई मदद मिलेगी क्या मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकूंगा, क्योंकि मेरा काम तो काफ़ी रुक सा गया था। तो वो बोले बिल्कुल मिलेगी, आप ही हैं जो नहीं करना चाहते। मैंने आपसे कहा भी था कि प्रोड्यूस करना बंद मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कोई सब्जेक्ट आपको लगे तो आप लाइए, नहीं तो मैं भी तलाश करता हूँ कोई सब्जेक्ट। वो बहुत खुश थे मुझसे। ये नज़दीकियाँ का जो हमारा अनुभव था दोनों का, वो बहुत अच्छा था। मुझे याद है अभी तक, मैं लंदन जा रहा था, मेरे बच्चे वहीं रहते थे, तो प्लेन में मैंने एक फिल्म देखी, पैटर्निटी। बहुत अच्छी लगी मुझे। उससे कुछ अंदर बात पैदा हो गई। तो लौट के जब मैं आया तो मैंने एक स्क्रिप्ट बनानी शुरू की जो उस थीम पर थी। वो थीम मुझे बड़ी अच्छी लगी। दैट वाज अबाउट गोद में जो बच्चे लेते, जिनके बच्चे नहीं होते, संतानें नहीं होती, उसके बारे में थी। द सरोगेट मदरहुड के बारे में थी वो फिल्म। मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई वो अच्छी बन गई और मेरे जो फाइनेंसर थे उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप क्यों नहीं इसको राज किरण को लेते, राज किरण ने इतना अच्छा काम किया है स्टार में। तो मैंने राज किरण को ले लिया, बात की, वो तैयार हो गया एज ए हीरो और वो बहुत अच्छा शख्स था। उसने कोई शर्त नहीं लगाई। जो मैंने कहा, इतना थोड़ा पैसा मैं ऑफर कर रहा था, उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसको हमने साइन कर लिया। अब जो लड़की का रोल था वो हम कास्ट नहीं कर पा रहे थे। लड़की का जो रोल था वो एक कॉल गर्ल का रोल था, क्योंकि इस व्यक्ति को जब ये एक संतान के लिए भागदौड़ करता है, क्योंकि इसके फादर ने एक शर्त लगा दी थी
कि इसके खुद के खून से जब तक कोई संतान नहीं होगी तो इसे उनकी जो अपार धन जो संपत्ति है उससे वंचित रखा जाएगा। तो हालांकि वो बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करोगे तो सारी संपत्ति खराब लोगों के हाथों में चली जाएगी, रिश्तेदारों के हाथों में चली जाएगी। तो मजबूर होकर तैयार हो गया, और पर वो शादी नहीं करना चाहता था। उसका कैरेक्टर का नाम था राजीव। वो शादी से बहुत घबराता था क्योंकि उसका अपना एक अनुभव था जो अच्छा नहीं था। तो अंततः तय ये होता है कि वो किसी एक स्त्री से बात करे, उसे समझाए, उसे मनाए, और जो तैयार हो जाए उसे संतान देने के लिए, सिर्फ संतान देने के लिए वो संबंध रहना चाहिए। उसकी सारी कोशिशें विफल होती हैं। वो कई तरह से ट्राई करता है, अपनी दोस्त जो थी उसकी कई, उनसे भी ट्राई करता है, पर वो उसके साथ नहीं होता। और बहुत ही कॉमिकल सिचुएशंस होती हैं, कॉमेडी जैसी खूबसूरत कॉमेडी वाली सिचुएशंस पैदा होती जाती हैं। और आखिरकार तंग होकर उसे एक कॉल गर्ल को ढूंढना पड़ता है, और उससे ये प्रस्ताव रखता है उसके सामने, तो वो भी बिलक जाती है, पर कई वजह से फिर बाद में तैयार हो जाती है। अब उस रोल के लिए हम किसी को ठीक आर्टिस्ट को नहीं ले पा रहे थे, मिल ही नहीं रही थी, फिट नहीं होती थी, क्योंकि रोल बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत गहरा था। उसमें कई तरह की लेयर्स थी। ऊपर से एक कॉल गर्ल थी, पर अंदर से वो एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, खूबसूरत लड़की थी, भावनात्मक लड़की थी। तो हम कास्ट नहीं कर पा रहे थे, सही नहीं कर पा रहे थे। तो हमने एक दिन एक लिस्ट बनाई कि इंडस्ट्री की जो मेन आर्टिस्ट हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं और उनको स्टार्स देते हैं, 5 स्टार, 6 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। तो ये जब हम करने लगे तो 5 स्टार्स सिर्फ एक ही लड़की को दे पाए, और सब जो थे 2, 3 या 2 या 1 से शुरू होते थे। और वो लड़की थी रेखा। रेखा उस वक्त की सबसे बड़ी स्टार थी। रेखा को एक फिल्म में लेने की उम्मीद करना ऑलमोस्ट असंभव सी बात लगती थी, खासतौर पे एक छोटे प्रोड्यूसर के लिए जिसकी एक फिल्म बहुत फ्लॉप हो चुकी हो। तो हमारी समझ में नहीं आया कैसे हो। तो एक दिन एक मेरा ही असिस्टेंट था, हसन कुट्टी, वो मेरे पास आया। वो एक फिल्म में रेखा के साथ काम कर चुका था। फिल्म थी मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान। तो उसके वो रेखा को जानता था, और असिस्टेंट को ये फायदा हमेशा रहता है कि वो स्टार्स को जरा नज़दीक से जान जाते हैं। उतनी फॉर्मेलिटी नहीं रहती स्टार और उनके बीच में जैसी डायरेक्टर के साथ रहती है। तो उसने रेखा से बात की, तो रेखा तैयार हो गई सुनने के लिए एकदम। तो मुझे एक दिन रेखा एक फिल्म में काम कर रही थी, उसकी सेट पे ले जाया गया और उन्हें बता दिया गया मैं आया हूँ। तो हम नीचे इंतजार करते रहे, उनका शॉट चल रहा था। हम 2 घंटे हो गए, पता चला शॉट तो पूरा हो गया और वो खाना वाना शायद ब्रेक हो गया है। तो हमें बुलाया ही नहीं गया। तो मैं पहले से ही थोड़ा परेशान सा था। मुझे लगा इतने बड़े स्टार से बात करना बेकार है, वो हमें लेंगी तो नहीं, तो क्यों वक्त खराब कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे बुलाया ही नहीं गया उन्होंने। तो मैं चलने लगा, और जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, कार की तरफ बढ़ रहा था, तो भागे 2-3 लोग आए। उनमें से एक तो मेरे असिस्टेंट ही था और दूसरे तो रेखा जी के लोग थे। तो आपको बुला रही हैं। तो मैं गया ऊपर। तो जैसे ही मैं गया, वो अपना खाने की कुछ चीज़ फल वगैरह ले रही थी। तो एकदम रेखा ने कहा कि आई एम सो सॉरी, मेरे लोग इतने डर जाते हैं जब मैं खाना वाना खा रही होती हूँ तो डिस्टर्ब नहीं करते। तो मेरे मुंह से निकला कोई बात नहीं, फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो वो बड़ी खुश हो गई। उसके बाद में मैं जब सब्जेक्ट बताया तो सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। एंड उससे पूछा कौन हीरो है, मैंने बताया राजकिरण। तो मैंने कहा देखिए, ये नाम बताने से पहले मैंने कहा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैं नाम तो बता रहा हूँ आपको कौन हीरो है, लेकिन मैं उसको अपना वचन दे चुका हूँ और वो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा।
तो जब बताया तो उसने नहीं, राजकिरण इज ए वेरी गुड एक्टर, द ओनली थिंग इज दैट ही प्लेड माई सन इन ए फिल्म, विच वॉज ट्रू। एक फिल्म थी जिसमें वो राजकिरण, बसेरा फिल्म थी, उनका बेटा बन चुका था और जिसमें शशि कपूर भी थे। पर रेखा ने फिल्म एक्सेप्ट कर लिया और फिल्म पे काम शुरू हो गया। रेखा ने इतना कोऑपरेशन हमको दिया कि इट वॉज अनबिलीवेबल। इतनी बड़ी स्टार, एक तो वो हर जगह उसके रहने के लिए जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का है, ये उसके लिए घर का इंतजाम करता है, एक बंगला सा या कॉटेज जैसा। तो हम अलीबाग तक लोकेशन देखने गए तो रेखा इंसिस्टेड कि मैं साथ चलूँगी, मैं देखना चाहूँगी वो घर कैसा है और उसको सजाना भी चाहूँगी। किसी तरह से हम वहाँ गए। अलीबाग में बहुत दूर था, करीब 250-300 किलोमीटर दूर, लेकिन वहाँ जो जगह मैं सोच रहा था वो जम नहीं पाई। लौट के फिर आए तो एक बंगला ढूंढा गया जिसमें पहली बार हमारी शूटिंग हुई, बाद में तो बहुत हुई, जिसका नाम था पूना वाला बंगलो। तो रेखा अगेन इंसिस्टेड कि मैं देखूंगी और मैं अपना कमरा खुद सजाऊंगी, जो कमरा मुझे मेरे किरदार के रूप में दिया जाता है। और वही किया रेखा ने, अपने घर से चीज़ें लाई, सजाने की चीज़ें लाई, कई प्रॉपर्टीज लेके आई, एंड द फिल्म बिगेन ऑन ए ब्यूटिफुल नोट। सो मच सो कि रेखा डिड नॉट इवन लेट अस फाइनलाइज डिस्कस हर फीस, शी सेड विल फिक्स लेटर ऑन। लेकिन इतनी खूबसूरत फिल्म बनने के बावजूद उसमें अड़चनें आनी शुरू हो गई। क्यों आनी शुरू हो गई? क्योंकि रेखा के आ जाने की वजह से सडनली मेरे जो फाइनेंसर थे और उनके जो दूसरे लोग थे, टेरिटरीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया कि राजकिरण फिट नहीं होता, कि टेरिटरी नहीं बिकेंगी, ये टेढ़ी हो गई, इतनी बड़ी स्टार के सामने इतना छोटा एक्टर। तो मुझ पर बहुत जोर डाला जाना शुरू हो गया। 4 दिन पहले शूटिंग के शुरू हुआ और कहा कि इसको चेंज कीजिए। मैं अपना वचन दे चुका था, मैं इस स्थिति में नहीं था, मैंने मना कर दिया। फिर वो झगड़ा चला, फिल्म रुक गई, 4 साल रुकी रही। 4 साल के इस अंतराल में बल्कि मैंने एक अपनी खुद की फिल्म अपने पैसे से ही, सच फिल्म, त्रिवेंद्रम में जाकर बना ली और उसकी शूटिंग कंप्लीट करने के बाद किसी तरह से ये फिर से शुरू हुई और हमने फिल्म को किसी तरह से कंप्लीट किया। रेखा ने पूरा कोऑपरेशन दिया। यहाँ तक हुआ एक दफ़ा तो कि रेखा एक दिन सेट पर नहीं आ पाई, तो हम बड़े चिंतित हो गए। सबने हमारी खिंचाई करनी शुरू की कि रेखा जी ने अपना अंदाज दिखा दिया ना, इतनी बड़ी स्टार, उनका मूड होता है तो कई दफ़े ठीक रहती हैं और जब मूड उखड़ा हो तो वो गायब हो जाती हैं। तो मुझे लगने लगा शायद गलती हो गई हो। लेकिन उसी शाम हमने देखा कि जब हम बहुत चिंतित से थे और शूटिंग पैकअप कर दी गई क्योंकि वो थी नहीं, उन्हीं का सेट था, तो उनका हमने गाड़ी आती हुई देखी, कार, बड़ आइलैंड में, और उनका कोई सेक्रेटरी नहीं था, उनका सारा काम रेखा का, उनके मेकअप मैन राम दादा कहते थे, वो देखा करते थे। हमने देखा उनकी गाड़ी में से राम दादा उतरे और हमारे पास आए और आके राम दादा बड़े अखड़ू होते थे, लेकिन बड़ी तमीज से मेरे पास आए, डरते डरते बोले, विनोद जी, एक तरफ ले गए और बोले, रेखा जी ने मुझे खास तौर पे भेजा है, फोन भी करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है आपको ये कहने के लिए कि आप चिंतित ना हो, आज वो नहीं आ पाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल वो आएंगी और सेट पूरा करके जाएंगी। रेखा कभी 6:30 के बाद में काम नहीं करती थी, लेकिन अगले दिन वो आई, 10:30 के 11, 11:30 बजे तक काम किया और सेट, मतलब वो सीन्स जो उस दिन के लिए थे मुकर्रर, उनको पूरा करके गई। इतना कोऑपरेशन रेखा ने दिया और फिल्म कंप्लीट हुई, खूबसूरत फिल्म बनी। लेकिन वही फाइनेंसर्स की जो प्रेशर्स होते हैं, जो क्योंकि रुक गई थी तो और ज़रा उसके बारे में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो बम्बई में तो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और खो गई कहीं फिल्म। वो यूट्यूब पर हमारे चैनल पे है, कभी कभी चलती है। बहुत जितने भी लोग थे उससे जुड़े हुए, सबने बड़े अच्छी तरह से काम किया था, बड़ी मेहनत की थी।
राजकिरण खुद बहुत ही अच्छा एक्टर, इतना बढ़िया काम उसने किया था। फिर खयाम साहब जिन्होंने म्यूजिक दिया, इतनी उन्होंने मन से काम किया। और जब खयाम साहब के यहाँ सिटिंग होती थी तो रेखा खुद आकर के बैठती थी मेरे हर गाने पर। फिर नक्श लायलपुरी साहब, नीदा फाजली साहब, दो बहुत ही बढ़िया शायर जिन्होंने काम किया, सबने बड़े मन से किया। बल्कि एक टुकड़ा नक्श लायलपुरी साहब का एक गाना है जो रेखा की पर्सनैलिटी, दिस कॉल गर्ल किस तरह से एक लड़की की तरह खुलती है, वो उसको दर्शाता है। किरण किरण में शोखिया, लहर लहर में मस्तियाँ, किसका नाम लेकर मुस्कुरा रही हैं सीपियाँ। देखिए, खयाम साहब ने बहुत बढ़िया म्यूजिक दिया था। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, लास्ट वाले सीन के लिए उन्होंने इमोशन को के मिजाज को देखते हुए उन्होंने मुझसे एक नई चीज़ की अपेक्षा की। क्योंकि विनोद जी, खयाम साहब मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कहा हम आरती रखेंगे, जो आरती गाई जाती है हिंदुओं की मंदिरों में, हम आरती को बैकग्राउंड म्यूजिक बनाएंगे। क्योंकि हीरो हीरोइन को ढूंढने जा रहा है और उसका दिल धक धक कर रहा है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अंदर ही अंदर वो प्रार्थना कर रहा है। उसको दर्शाने के लिए हम आरती को बैकग्राउंड म्यूजिक रखेंगे। एक सीन भी आपको दिखाता हूँ, रेखा का खूबसूरत सीन है। जब एक बार में हीरो खोया हुआ है, अपने दिमाग में खोया हुआ है, उससे लड़की वो भूल नहीं पा रहा है क्योंकि उसे अच्छी लगी है और उससे वो अपनी बात कहना चाहता है। तो वो अचानक देखता है रेखा वहाँ बैठी हुई है, क्योंकि वो एक कॉल गर्ल थी शायद, इसलिए बैठी हुई थी। और वो उसके नज़दीक जाता है और कैसे अपनी बात करता है, करने की कोशिश करता है। किस तरह से रेखा उसको जब जवाब देती है, उसमें उसके अंदर की पर्सनैलिटी, उसके अंदर की चोट, उसका अंदर का दर्द, सारी चीजें आती हैं। नो प्लीज डोंट गो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपका सौदा मानने के लिए तैयार हूँ। जी? आप इसी होटल में एक कमरा बुक कर लीजिए, मैं इसी वक्त आपके साथ चल सकती हूँ। मगर देखिए, मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। हमने बड़े मन से बनाई थी ये फिल्म, इमोशनल फिल्म थी, सबने बहुत ही मन से काम किया था। आज जी कर आया कुछ पुराने वर्क उलटने के लिए, एक खोई हुई याद ताज़ा करने के लिए, एक फिल्म जिसके ऊपर वक्त की रेत छा गई थी, उसके रेत को हटा के उसके बारे में आपको बताने के लिए। ये भी जर्नी का एक हिस्सा है। आज की जर्नी में इतना ही। प्लीज शेयर आवर चैनल, राइट योर कमेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू।